ये जो कह रहे हैं ना आपकी रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडिंग वेव टू आइडेंटिकल वेव इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो किस सेंस में आइडेंटिकल बोल रहे हैं इनको? मतलब एम्पलीट्यूड वाइज और फ्रीक्वेंसी वाइज वो सेम होंगे, डायरेक्शंस का फर्क है। और स्टैंडिंग वेव इनके सुपर पोजीशन से आएगी, दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पर ये चीज कैसे फुलफिल करोगे, ये रिक्वायरमेंट दो आइडेंटिकल वेव यहाँ से कैसे लाओगे? तो अगर हम लोग यहाँ से कोई वेव को भेजेंगे ना, मतलब एक साइड से अगर हम कोई वेव यहाँ पर भेजेंगे, फ्रॉम वन साइड अगर कोई वेव भेजते हो, तो यही वेव दूसरे साइड पर जाकर के यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव कंबाइंड होकर के यहाँ पर स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगे। मतलब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में स्टैंडिंग वेव इज, लिख सकते हो आप इसको, हियर द स्टैंडिंग वेव इज ड्यू टू superposition of incident and reflected wave, incident and the reflected waves. ठीक है जी, बट पहले मतलब इसका मतलब पहले मुझे एक वेव क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो जो वेव हम क्रिएट करेंगे तो रिफ्लेक्शन से दूसरी वेव अपने आप क्रिएट हो जाएगी। बट पहले एक वेव हम क्रिएट करेंगे, तो सपोज जो वेव हमने इंसिडेंट कराई है वो एक फ्रीक्वेंसी एफ की, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ हम लोगों ने यहाँ से भेजा होगा, तो यहाँ से नेचुरली वेव जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी सेम फ्रीक्वेंसी की होगी। और जिसके थ्रू इस वेव को हम क्रिएट करेंगे, मतलब वेव को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जर्क प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो आपके लिए कहलाएगा ड्राइवर। ड्राइवर मतलब दैट सोर्स व्हिच विल क्रिएट अ वेव इन द स्पेस। Driver is the instrument which will generate wave in the string at one end, right? And from the other end, wave will be automatically reflected back, and then the wave created by the driver will be incident wave का नाम देते हैं, और wave reflected from the other end which is reflected wave. इनके सुपरपोजिशन से यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनती है। मतलब ड्राइवर मीन्स क्या ले सकते हैं यहाँ पर, कौन होगा जो यहाँ पर वेव को क्रिएट कर रहा होगा। तो कल हम लोगों ने देखा भी था, वेव को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर किसको यूज किया गया था, मतलब स्ट्रिंग को कौन जर्क कर रहा था, हम लोग बाय हैंड कर रहे थे। तो ड्राइवर कुड बी अ पर्सन, सपोज एक पर्सन हो सकता है, और ड्राइवर कुड बी सम क्यूरिंग फॉर, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ पर जस्ट प्रोड्यूस करे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करे यहाँ पर। कल जो हमने क्लास में किया था, जो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था, उसमें एक्चुअली एक साइड फिक्स था और एक साइड फिक्स नहीं था यहाँ पर। कल इसको ड्रॉ मत करना, कल हम लोगों ने कुछ ये काम किया, यहाँ पर एक पर्सन, मतलब मैंने ही होल्ड किया था स्क्रीन को, और दूसरे साइड किसी और ने उसको टाइटली होल्ड किया था। कौन था इसमें, इसी क्लास में कोई था ना? तो जो दूसरा पर्सन था वो वाला पॉइंट फिक्स था, और ये वाला पॉइंट हम स्लाइटली ऊपर नीचे कर रहे थे। आपसे कहा था कि बहुत स्लाइट अमाउंट से इस पॉइंट को ऊपर नीचे मूव कर रहे थे। तो ये मैं एज ए ड्राइवर काम कर रहा था, और जिस फ्रीक्वेंसी से मैं अपने हैंड को ऊपर नीचे जस्ट करूंगा वो हमारी कहलाएगी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी है। मतलब पर्सन के जर्क करने की फ्रीक्वेंसी उसको एफ कहेंगे, और जिस फ्रीक्वेंसी से हम जर्क करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी की वेव भी कवर करेंगे यहाँ पर। मतलब जो भी वेव, मतलब जो वेव ट्रेवल करेंगी स्प्रेड वेव, वो सेम होंगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की जिस फ्रीक्वेंसी से पर्सन इस एंड को ड्राइव करेगी।
और पर्सन के ड्राइव करने की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसके अंदर नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड बनते हैं, यानी कि वेवलेंथ डिसाइड होगी। जो वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ डिपेंड करेगी ड्राइव करने की फ्रीक्वेंसी पर। तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। सबसे लो फ्रीक्वेंसी की अगर हम वेव कर रहे हैं, मतलब कि जो पर्सन है वो बहुत धीरे धीरे जेट प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें ये कहा गया था कि ये दोनों पॉइंट जो फिक्स है ये बाय डेफिनेशन नोड बनेंगे हमेशा, ये दोनों पॉइंट्स नोड बनेंगे बाय डेफिनेशन बिकॉज ये फिक्स पॉइंट्स। और लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हम तब कह रहे हैं जब इन दो नोड के अलावा और कोई नोड बीच में अपीयर ना हो, दैट मींस ओनली टू नोड्स, वो भी जो राइट एंड पर है और लेफ्ट एंड पर, इसके अलावा स्ट्रिंग में कोई और नोड नहीं बने, स्ट्रिंग में कोई और नोड ना बने। अच्छा एक बात है ना, कलरफुल डायग्राम में बंद कर दूं, लिखने का रिजल्ट समझने का ज्ञान हो, फिर न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपको ये ड्राइवर समझ में नहीं आएगा कि ड्राइवर क्या होता है। लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी मतलब जिसने वेव स्टार्ट की थी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, वो सबसे लो है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पर जो यहाँ पर वेव भेजी जाएगी और जो वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इनके सुपर पोजिशन से जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसमें सिर्फ दो ही नोड बनेगी, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। दैट मींस कि सेंटर पॉइंट जो बनेगा इसका वो एंटी नोड बन रहा होगा। और ऐसी कंडीशन में 0 और L मतलब दो नोड के बीच का ये जो डिस्टेंस जिसको L लिख रहे हैं, ये चीज इक्वल होनी चाहिए। सेपरेशन बिटवीन द टू नोड के बराबर, और सेपरेशन बिटवीन द टू नोड को लिखोगे लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ से आप वेवलेंथ फाइंड आउट करोगे। नोट्स ही बनाने हैं तो कुछ वैसे बना के दे देता हूँ। दैट मींस ड्राइव करने पर जो वेव इसमें आएगी उसकी वेवलेंथ 2L के बराबर है। ड्राइव करने के बाद की वेवलेंथ बनेगी वो वेवलेंथ 2L के बराबर बनेगी। और फ्रीक्वेंसी जो होगी इस टाइम पर, अगर ड्राइव करने से 2L वेवलेंथ बनेगी तो फ्रीक्वेंसी f इज v डिवाइडेड बाय लैम्डा। और क्योंकि ये वेव स्ट्रिंग में बनाई गई है, वेव इन द स्ट्रिंग, तो स्पीड भी हम स्ट्रिंग के साथ लिखेंगे रूट ऑफ p बाय म्यू और डिवाइडेड बाय लैम्डा जिसकी वैल्यू 2L के बराबर है। तो इट इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2L एंड रूट ऑफ p बाय म्यू। मतलब ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमारी बाउंड्री कंडीशंस फुलफिल होंगी। बाउंड्री कंडीशंस क्या बोलते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर ड्राइव कर सकते हो। वेव वेव कुछ सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ही ड्राइव की जा सकती है, और वो सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज वो होंगी जिसमें आपका लेफ्ट साइड पर नोड बना रहे और राइट साइड पर क्या बना रहे, नोड। मतलब कि 0 और L जो इसके एंड पॉइंट है ये हमेशा नोड रहे। इसके लिए फ्रीक्वेंसी की कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी भी रैंडम फ्रीक्वेंसी पर वेव को भेजेंगे। सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, उनमें से सबसे लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2 into the root of t divided by म्यू, और इसको नाम देंगे हम यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जिसको बोलोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम दे सकते हो, या कहीं कहीं पर इसको फर्स्ट हार्मोनिक का नाम दे। देखिए एक सिस्टम को ड्राइव करने के डिफरेंट मोड है। फॉर एग्जांपल कार का एग्जांपल देखिए, तो कार का ड्राइवर इस कार को किसी भी मोड में ड्राइव कर सकता है। मोड ऑफ ड्राइविंग का मतलब फर्स्ट गियर में ड्राइव कर सकते हो, सेकंड गियर में ड्राइव कर सकते हो, थर्ड गियर में ड्राइव कर सकते हो। तो जैसे कार के गियर को और ड्राइवर को कंपेयर कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी पर स्प्रिंग को जर्क करेंगे उसके हिसाब से डिसाइड होगा हाउ मेनी नोड एंड एंटी नोड्स आर फाउंड। मिनिमम 2 नोड हमेशा रहने चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जर्क करने की फ्रीक्वेंसी सबसे कम
तब होगी जब इन दो के अलावा कोई एक्स्ट्रा नोड बीच में ना बन रहा हो। दैट मीन सिंपली एक एंटी नोड बन जाए, टोटल सेपरेशन बिटवीन द टू नोड जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है एल, व्हिच इज लैम्डा बाय 2 के बराबर हो जाए, वेवलेंथ की वैल्यू बन जाएगी 2l के बराबर, करस्पॉन्डिंगली ये फ्रीक्वेंसी। और इस टाइम पर स्ट्रिंग वाइब्रेट कैसे करेगी स्ट्रिंग, बिकॉज नोड का पॉइंट मतलब जो कभी मूव ना करे, और इनके अलावा अगर बीच में कोई और ऐसा नोड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग के जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके अंदर वो सब ऑसिलेट कर रहे हैं। बट सबसे ज्यादा ऑसिलेशन कौन से पॉइंट पर होगा? तो जिस टाइम पर ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी उस टाइम पर सेंटर वाला पॉइंट सबसे ज्यादा हाइट पे जाएगा, यानी स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आ जाएगी। दो नोड से कम कर नहीं सकते हो बिकॉज स्ट्रिंग दो पॉइंट पर फिक्स है, तो दो पॉइंट तो नोड गारंटी है, तो उसी से स्टार्ट करें, मिनिमम दो नोड से स्टार्ट करिए। और अगर मिनिमम दो ही नोड है तो फिर वेवलेंथ को 2l के बराबर होना ही पड़ेगा, और वेवलेंथ अगर 2l के बराबर होगी तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1/2l अंडर रूट 3/2l। नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है बोलो? ये सबसे लोएस्ट है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मिनिमम 2 नोड से स्टार्ट हुआ है, तो अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करेंगे, देखिए ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी से क्यों चीजें बदल रही है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा कर दोगे ना, v इक्वल्स टू f लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय f, तो ड्राइव करने की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जो वेव इसके अंदर आएंगी वो उतनी ही कम वेवलेंथ की आएगी, और जितनी कम वेवलेंथ की आएंगी, जो वेव अगर वेव की वेवलेंथ कम होती जाएगी तो दो नोड के बीच का सेपरेशन जो कि लैम्डा बाय 2 है वो भी कम होता जाएगा, मतलब नोड काफी क्लोज आने लगेगी। दैट मीन नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वो होगी जिसमें इन दो नोड के अलावा, इनके अलावा मतलब ये आपको कंफर्म नोड है, इनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिकॉज स्प्रिंग अगर दो पॉइंट पर फिक्स है तो फिक्स पॉइंट्स को नोड रहना ही रहना है, बाउंड्री कंडीशन स्प्रिंग होगी, राइट। बट हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी के हाई करने से या वेवलेंथ के कम करने से सेपरेशन बिटवीन द टू नोड कम हो गया और इनके बीच में भी एक नोड बन गया, मतलब स्ट्रिंग का वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि एक नोड बीच में भी आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रिंग की ये जो पूरी लेंथ एल थी, दैट मीन्स कि इस नोड से अगले नोड के बीच का डिस्टेंस जो कि l/2 है, ये चीज हमारे लिए वेवलेंथ बाय 2 के बराबर आएगी, तो दो कंसेक्यूटिव नोड हमेशा ही लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस होंगे। दैट मीन्स अब जो इसके अंदर वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा के बराबर होगी। एंड अब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी इस टाइम पर, अगर तो ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्पीड अपॉन वेवलेंथ v बाय लैम्डा, और v इज रूट ऑफ t बाय म्यू, स्ट्रिंग है तो v, और डिवाइडेड बाय लैम्डा जो कि l के बराबर है, सो 1/l। नाउ ये फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। और इस टाइम पर वाइब्रेशंस कैसे हो रही होंगी वो भी देखो। एक नोड से और अगले नोड के बीच में, फर्स्ट नोड और सेकंड नोड के बीच में अगर स्ट्रिंग ऊपर की तरफ ऑसिलेट कर रही होगी तो इस नोड से इसके अगले वाले नोड में स्ट्रिंग जो होगी वो नीचे होगी, ये कल ग्राफ में देखा गया था। एंड देन हाफ टाइम पीरियड के बाद, हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद, जब यहाँ वाले पार्टिकल्स लोअर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जाएंगे तो इस सेगमेंट पे जो पॉइंट्स होंगे वो अपर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जाएंगे। और ये फ्रीक्वेंसी पिछले वाले से जो आपने मिनिमम निकाला था उसके बाद उससे अगर कंपेयर करें पिछले वाले से, तो ये फ्रीक्वेंसी उसके कितने टाइम्स आ रही है ना, तो दिस इज डबल ऑफ प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, या फिर कह सकते हो डबल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
देखिए ये जो कंस्ट्रेंट है ना, इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि वी हैव अप्लाइड अ कंस्ट्रेंट ऑफ टू नोड ड्यू टू दिस कंस्ट्रेंट, बिकॉज यहाँ नोड है और यहाँ नोड है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस की वजह से फ्रीक्वेंसी की कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ही बन सकती है। इसके पहले वाली वैल्यू आई थी 1/2n इंटू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई म्यू। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है आपकी 1/l इंटू रूट ऑफ टी बाई म्यू, जो फंडामेंटल की डबल है। और इसको नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जाओगे तो इसको नाम देंगे हम यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक का या फिर फर्स्ट ओवरटोन का। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, एक नोड से दूसरे नोड के, इस सेगमेंट को भी हम साइंटिफिकली लूप का नाम देते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विथ टू नंबर ऑफ लूप्स। वन लूप इज डिफाइंड एज वन नोड टू द अदर नोड। ये सेगमेंट को एक लूप कहते हो। तो ये भी कह सकते हो कि द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विथ टू नंबर ऑफ लूप्स। इसके पिछले वाले में कितने लूप बन रहे थे अगर हम एक नोड से अगले, तो द स्ट्रिंग वाज वाइब्रेटिंग विथ वन लूप, नाउ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ टू लूप्स। नहीं पॉसिबल है। देखो ये ना एक्चुअली नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है, आपने लिमिटेशन डाली हुई है कि हम सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेशंस करवा सकते हैं जहां से यहाँ पर नोड बने और यहाँ नोड बने, राइट। अगर हम ये जो फ्रीक्वेंसीज हमने ली है उसका भी आंसर भी देता हूँ आपको। मतलब इनका ये कहना है कि जो पिछली वाली फ्रीक्वेंसी आई और ये वाली फ्रीक्वेंसी आई, अगर इनके बीच में चले गए तो क्या होगा, राइट। ये जो कह रहे हो इसको आप फिलहाल के लिए तो ऐसे समझो कि फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है? नहीं वो पढ़ा तो है, लेकिन क्वांटाइज होने का मतलब ये, जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी मनचाहे रेडियस पर रिवॉल्व नहीं कर सकता, कहते हो ना आप। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई भी रेडियस लेकर के अपना इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बना दे, नहीं कर सकते। क्या कहा गया था, सिर्फ वही रेडियस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के लिए पॉसिबल हो सकती है जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। तो इस कंस्ट्रेंट की वजह से रेडियस की कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ही आती है, ठीक है ना। एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स हर चीजों के ऊपर एक लिमिटेशन डालता है कि सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ मतलब क्वांटम मैकेनिक्स इसी को बोलते हो आप। एवरीथिंग इज क्वांटाइज, मतलब कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे कि एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, मतलब लेकिन मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको क्वांटाइजेशन का मतलब समझाने के लिए बता रहा था कि क्योंकि एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होना है, इस वजह से रेडियस की कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज बनेगी। ऐसी ही लिमिटेशन आपने यहाँ डाली हुई है, क्योंकि यहाँ पर नोड है और यहाँ नोड है, तो ये लेंथ और वेवलेंथ के बीच कोई भी रिलेशन नहीं आ सकता। मतलब वेवलेंथ और लेंथ के बीच कुछ स्पेसिफिक रिलेशन ही आएंगे, क्योंकि कल आपको ये बताया जा चुका है कि नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना हो सकता है अगर वो कंजिक्यूटिव है। इन जनरल अगर हमारे पास कई सारे नोड हैं, कई सारे नोड, और पूछा जाए कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द सेपरेशन बिटवीन द टू नोड व्हिच मे नॉट बी कंजिक्यूटिव, अगर कंजिक्यूटिव लेते हो फर्स्ट नोड से नेक्स्ट नोड, अगर ये सक्सेसिव नोड है तो आंसर λ/2 होगा। बट अगर मैं एक नोड को छोड़ करके अगले नोड की बात करूं, नोड टू नोड डिस्टेंस जरूरी नहीं कंजिक्यूटिव हो, तो ये डिस्टेंस आपका 2λ/2 होगा। नोड टू दिस नोड डिस्टेंस, दैट मीन्स कि अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट कैन बी द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर द सेपरेशन बिटवीन द टू नोड, तो आइदर इट कैन बी λ/2 और इट कैन बी 2λ/2 और इट कैन बी depending upon whether they are consecutive node or there are some nodes in between them। बट ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि
और यही कंडीशन यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नोड है और यहाँ पर नोड है, तो इनके बीच का जो भी सेपरेशन यानी कि एल है, एल या तो ये एल लैम्डा बाई 2 हो सकता है, या फिर ये एल 2 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, या फिर ये एल 3। मतलब वेवलेंथ का क्वांटाइजेशन कर रहे हो, क्वांटाइजेशन ऑफ वेवलेंथ। लेंथ कैन ऑलवेज बी सम मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। जैसे आपने बोर्स मॉडल में ये कहा है कि एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई का मल्टीपल ही हो सकता है, वैसे यहां पर कहा जा रहा है कि जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है ये लैम्डा बाई 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ये क्वांटाइजेशन हो रहा है, यानी कि लैम्डा की हम कोई भी मनचाही वैल्यू नहीं ले सकते, हम लैम्डा के सिर्फ वही वैल्यू परमिट कर पाएंगे जिसके करस्पॉन्डिंगली एन कोई इंटीजर आ रहा हो। समझ आपको? तो क्योंकि हमारा वेवलेंथ क्वांटाइज है, करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी भी क्वांटाइज्ड है, मतलब फ्रीक्वेंसी की कुछ सेलेक्टेड वैल्यू ही पॉसिबल हो सकती है इन कंडीशन से। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये बाउंड्री कंडीशन है। किसमें स्टैंडिंग वेव प्रॉपर नहीं बनेगी, मतलब ये कह सकते हो आप। ये आप जो क्वांटाइजेशन लगा रहे हो ना, ये क्वांटाइजेशन लगा रहे हो फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव, एक वेव बने और सस्टेन रहे विथ द कंडीशन दैट x इक्वल टू 0 इज द नोड पॉइंट एंड x इक्वल टू l इज द नोड पॉइंट। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए या तो इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या फिर ये वाली फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? देखिए, तो अब क्या हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इनके बीच में और क्या क्या और किस तरीके से वाइब्रेशन कराई जा सकती है ताकि ये नोड फिक्स थे, अब आप इसमें दो नोड बीच में और ऐड कर लो, मतलब कि दो नोड और बीच में अगर हम डालते हैं कुछ इस तरीके से, तो देखो, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, ये लेंथ l बाई 3 हो गई, टोटल लेंथ l3, ये l बाई 3, और ये चीज आपकी लैम्डा बाई 2 हुई। यानी कि अब जो वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ है 2l बाई 3 है। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी जो अब आएगी v बाय लैम्डा करके, नाउ लैम्डा इज 2l बाई 3, v अपॉन लैम्डा एंड v इज रूट ऑफ t बाय न्यू, v रूट ऑफ t बाय न्यू डिवाइडेड बाय दिस लैम्डा विच इज 2l बाई 3। ये पूरा आंसर आपका आएगा 3 बाई 12 आएगा करके, तो लिखो 3 बाई 12 विच इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स लार्जर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। और इसको हम नाम देंगे थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। ये सब म्यूजिकल टर्म्स हैं, हार्मोनिक, ओवरटोन। और इसमें वाइब्रेशंस का पैटर्न किस तरीके से होगा ये समझो आप। फर्स्ट टू नोड के बीच अगर स्प्रिंग का वाइब्रेशन ऊपर की तरफ है, हाँ मतलब फर्स्ट टू नोड के बीच अगर स्प्रिंग ऊपर वाइब्रेट कर रही होगी तो नेक्स्ट टू नोड के बीच में वो नीचे वाइब्रेट कर रही होगी, और उसके बाद के नेक्स्ट टू नोड्स में वो ऊपर वाइब्रेट करेगी। हाफ टाइम बाद इधर वाला पोर्शन नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा, मिडिल वाला पोर्शन ऊपर वाइब्रेट कर रहा होगा, राइट वाला पोर्शन नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा। दैट मींस कितने लूप बन गए यहाँ पर? 3। देखिए, ड्राइवर फ्रीक्वेंसी का मतलब एक और बता, ड्राइवर फ्रीक्वेंसी को अगर आप गिटार से समझोगे तो गिटार में ड्राइवर कौन है? वहां पर स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने के लिए कौन ड्राइव कर रहा है उसको? प्लग करते हो ना, मतलब एक पर्सन, बजाने वाला पर्सन होगा, वो स्ट्रिंग को अपने मन, अपने मूड के हिसाब से कहीं भी प्लग कर सकते हो।
तो जिस पॉइंट पर आपने प्लग किया वो क्या बन जाएगा फिर? गिटार में ड्राइवर वो पर्सन है जो उसको प्ले कर रहा है, तो गिटार की स्ट्रिंग भी तो दो जगह से फिक्स होती है, उसमें ऊपर टाइटनिंग नहीं करते, टेंशन वगैरह बदलते नहीं, स्ट्रिंग को लूज करते हो, करते हैं ना टाइट स्क्रू से, और स्ट्रिंग फिक्स है दोनों एंड पर। तो आप स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को ही प्लग करोगे, जहां पर आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो वो बेसिकली आप एंटी नोड क्रिएट करते हो। नहीं वो सुनो, वो तो ठीक है, उछाल तो आएगा, वो पॉइंट नहीं है, आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा। हम गिटार वाली स्ट्रिंग का एक ऐसे ही है, रैंडम सा एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। सपोज एक गिटार स्ट्रिंग दोनों साइड से फिक्स्ड है और उसको हमने आर्बिट्री कहीं पर प्लग किया, मान लो इस पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर आप उसको प्लग करोगे ना, बेसिकली वहां पर आप क्या क्रिएट कर रहे हो? एंटी नोड। और दो जगह पर क्या क्रिएटेड है ऑलरेडी? नोड। तो इसका मतलब आपने इसको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया हुआ है जिस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रिंग को L/4 लेंथ पे प्लग किया था, मान लेते हैं, सपोज हमने स्ट्रिंग को प्लग किया एट अ लेंथ ऑफ L/4, दैट मीन्स हमने L/4 लेंथ पर क्या क्रिएट किया हुआ है? एंटी नोड। और यहाँ 0 लेंथ पर क्या बन रहा है? नोड। और यहाँ पर नोड। तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली वेवलेंथ कौन सी होगी? तो ऐसा नहीं है कि हम, भाई जब आप स्ट्रिंग गिटार में प्ले करते हो तो कोई स्पेसिफिक टोन ही तो बाहर आती है, कि कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी भी स्ट्रिंग से कहीं भी प्लग करके ला सकते हो। भाई अगर ऐसा हो तो म्यूजिक में यही तो मेन गेम है, एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को स्पेसिफिक पॉइंट पर प्ले करते हो, तब जाकर के कोई एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यहाँ से बाहर निकलती है। कोई दूसरे फ्रीक्वेंसी का टोन चाहिए अगर आपको, तो या तो दूसरी स्ट्रिंग को प्लग करो या फिर सेम स्ट्रिंग को किसी और जगह पर प्लग करें, यही होता है सिस्टम। दैट मीन्स प्लगिंग द स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट विल क्रिएट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, यही आपकी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी है। बिकॉज जब आपने यहाँ पर प्लग कर दिया ना, तो उससे कंडीशंस क्या बन गई? जिस पॉइंट को आपने प्लग किया वहां बन गया एंटी नोड, और यहाँ क्या बन गया? नोड। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए? नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होना कितना चाहिए? λ/4। इसका मतलब आपने एक वेवलेंथ चूज की है, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर की एक वेवलेंथ हमने यहाँ पर जनरेट कर दी, और उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v/λ करके, जो स्ट्रिंग की टोन होगी। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है कि ड्राइव करने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रिंग को किस तरीके से ड्राइव करना चाहता है, क्या फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करना चाहता है वहां से। हाँ जी। एक सेकंड बता देता हूँ उसको, बिल्कुल भी पहले इसको कंप्लीट कर ले फिर बता दे, तो ना गिटार में ही रह जाएंगे। लिखें इसको। सो कुल मिलाकर अगर इस पैटर्न को और आगे एक्सटेंड करोगे और आगे चलेंगे, तो इन जनरल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ क्या हो सकती है, लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज अगर जनरलाइज करते हो। सबसे पहले देखो आप फंडामेंटल में लैम्डा की क्या वैल्यू आई थी? लैम्डा कितना है था? लैम्डा सबसे पहले वाले में लैम्डा की वैल्यू 12 आई, उसके नेक्स्ट वाले में विच वाज 12/2, उसके नेक्स्ट वाले में 12/3। इसका मतलब लैम्डा का जो पैटर्न बन रहा वो क्या बन रहा? 12/1, 12/2, 12/3। सो जनरलाइज करेंगे अगर, तो इसको लिख सकते हो लैम्डा कैन बी इन जनरल 12 डिवाइडेड बाय n। ये इन जनरलाइज पॉसिबल वेवलेंथ है जिसमें n की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो।
n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी, 2 रखेंगे सेकंड हार्मोनिक आएगा, 3 रखेंगे थर्ड हार्मोनिक आएगा। मतलब n इज द ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक कह सकते हो। और फ्रीक्वेंसी को जनरलाइज करें, अगर फ्रीक्वेंसी की जनरलाइज वैल्यू, तो इसका भी पैटर्न चेक करना। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी में यहाँ 1 था, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में 1/L था, जिसको हम 2/2L कर सकते हैं, और तीसरी फ्रीक्वेंसी 3/2L है। यानी इन जनरल द फ्रीक्वेंसी इज n डिवाइडेड बाय 2L into रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। अब इसको ना एक बार समझो कि क्या हुआ। तुम्हें बाउंड्री कंडीशन ही मेन समझनी, बाउंड्री कंडीशन समझ में आ गई तो ये सब समझ में आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। देखिए सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने क्या बोला था, देखो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो उसमें वेवलेंथ कितना बोला गया था लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब हाँ, तो ये 1/2L into रूट टी बाई म्यू, रूट टी बाई म्यू को v लिख सकते हैं फिलहाल, तो ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। अब इसको समझो क्या होता है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी पर वेव जनरेट करने पे होगा क्या। अब आप उसका फिजिकल मतलब देखो। सपोज एक पल्स क्रिएट किया गया एट द टाइम t इक्वल टू 0, पल्स इज क्रिएटेड एट सम टाइम t इक्वल टू 0। इस पल्स को मैं पल्स नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। अब पल्स इज क्रिएटेड एट सम टाइम t इक्वल टू 0 और स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो कितना टाइम लगेगा इस पल्स को यहां तक जाने में। अगर l लेंथ की स्ट्रिंग है तो ये पल्स ट्रेवल करके दूसरे एंड तक कितने टाइम बाद पहुंच जाएगी, l/v। मतलब नाउ टाइम t विल बी l डिवाइडेड बाय v। जब यहां पर क्रिएट किया गया वाइब्रेशन, यानी यहां पर क्रिएट की गई पल्स दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी, तो दिस इज पल्स नंबर 1। जहां दूसरे एंड पर फिक्स पॉइंट है, सेकंड एंड पर एक फिक्स पॉइंट है जहां से कि वेव रिफ्लेक्ट बैक होगी, और क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, कल डिस्कस हुआ था कि जब यहां से वेव का रिफ्लेक्शन होगा तो जो पॉजिटिव साइड थी वेव की वो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब यहां से यही वेव रिफ्लेक्ट करके नीचे आ जाएगी विद द सेम एम्पलीट्यूड, और अब रिफ्लेक्टेड पल्स पीछे की तरफ आएगी। राइट, ये रिफ्लेक्टेड पल्स कितने टाइम बाद यहां पहुंच जाएगी। रिफ्लेक्टेड पल्स यहां पर, जहां पर ड्राइवर है आपका, जिस एंड पर ड्राइवर लगा हुआ है वहां पर रिफ्लेक्टेड पल्स कितनी देर बाद आएगी, l/v। यानी कि रिफ्लेक्टेड पल्स यहां पर आ गई और उस समय टाइम हो रहा होगा यहां पर अब 2l/v, जब रिफ्लेक्टेड पल्स ड्राइवर के पास आई। अब सुनना स्टेटमेंट, जो रिफ्लेक्टेड पल्स ड्राइवर वाले एंड पर आई है, इस ड्राइवर ने उसी टाइम पर एक और पल्स क्रिएट कर दी, सेम टाइम जिस टाइम पर रिफ्लेक्टेड पल्स यहां पर आई, एट द सेम टाइम ड्राइवर ने दूसरी पल्स क्रिएट करी यहां से, पल्स नंबर 2। अब नाउ दो पल्सेस एक साथ हो गई, एक सेकंड पल्स जिसको ड्राइवर ने क्रिएट किया हुआ है और एक पल्स जो वापस रिफ्लेक्ट होकर के आई है। दो वेव सेम मीडियम के अंदर आ गए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ। अब जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन यहां पर बनेगा वो होगा y1 प्लस y2, और एक पल्स के लिए y पॉजिटिव जा रहा है, दूसरे पल्स के लिए वही y नेगेटिव। तो y1 प्लस y2 अगर करेंगे तो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, और ये पॉइंट सक्सेसफुली नोड बन जाएगा। देखो नोड का मतलब यहाँ पर 0 डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको। सुनना नहीं, तुम लोग को लिखने की बड़ी आदत, समझना नहीं। मतलब इस पॉइंट पर 0 डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा होगा, जब ड्राइवर अपनी सेकंड पल्स उस समय जनरेट करे जब पहली वाली पल्स यहां पर वापस आ चुकी हो, क्योंकि पहली वाली पल्स यहां पर इन्वर्ट होकर के आई थी, इसका ध्यान रखना। और ये इन्वर्जन इस एंड पे हुआ था जब उसने रिफ्लेक्शन किया था। तो रिफ्लेक्टेड पल्स जो कि इन्वर्टेड है उसके साथ सेकंड पल्स क्रिएट की गई,
पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव नेगेटिव पल्सेस मिल करके यहाँ पर 0 हो गया, और इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट 0, दैट मीन्स यहाँ पर लोड क्रिएट हो गया। और यही मेरी बाउंड्री कंडीशन थी कि मुझे इस पॉइंट पर क्या बनाना है। तो ये तभी हो पाएगा जब सेकंड पल्स और फर्स्ट पल्स के बीच में टाइम डिफरेंस कितना रहा हो। पहली वाली पल्स और सेकंड वाली पल्स को क्रिएट करने का टाइम डिफरेंस 2a/v, और दो पल्सेस को क्रिएट करने का जो टाइम डिफरेंस है, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इतने टाइम डिफरेंस पर मैंने दो पल्स क्रिएट की है, यानी पल्स को क्रिएट करने का ये टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स क्रिएशन क्या हो गया, v/, और यही वो आपका आंसर है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ रही है, मतलब इसका फिजिकल मतलब ये है कि जब हम इतनी फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर पल्सेस क्रिएट करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पर जब आप स्ट्रिंग के एक एंड पर ड्राइवर की वजह से पल्स क्रिएट करोगे, तो क्रिएटेड पल्स और जो रिफ्लेक्टेड पल्स है वो यहाँ पर बार बार मिलते रहेंगे, अपोजिट साइड पर मिलेंगे, और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, 0। हमारी कंडीशंस मैच करेंगी। अब ऐसे मैंने बात आपको, इसके बाद देखिए दूसरे एंड पर क्या होगा। मतलब ये पीरियोडिक फिनोमेना है। आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी पल्सेस आर क्रिएटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ पल्सेस इन 1 सेकेंड, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। और 1/, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू पल्सेस। तो हमने दो पल्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस रखा है वो इस तरीके से एडजस्ट करके रखा कि जब मैं दूसरी पल्स यहाँ से ड्राइव करूं तो पहली वाली पल्स जो पलट करके आई थी वो हमारे दूसरे पल्स को कैंसिल कर दे, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 बन जाए। और यही मेरी कंडीशन है, बिकॉज मुझे इस पॉइंट पर लोड सस्टेन करना है। अब अगर मैंने सेकंड पल्स कहीं और क्रिएट कर दी, तो सुनना, हमने सेकंड पल्स, मान लीजिए जो रिफ्लेक्टेड पल्स थी वो अभी इस एंड तक नहीं आई थी, रिफ्लेक्टेड पल्स बीच में कहीं थी, और उसी समय ड्राइवर ने यहाँ सेकंड पल्स क्रिएट कर दी, तो क्या ये दो पल्सेस यहाँ पर कैंसिल आउट होंगे, तो कहीं बीच में नोड बन जाएगा। जबकि हमने रेस्ट्रिक्शंस क्या लगा रखी थी कि मुझे नोड कहाँ पे चाहिए, एंड पॉइंट पर। तो सेकंड पल्स तभी क्रिएट की जाए जब पहली पल्स यहाँ तक पहुंचे। जी, इसी को बाउंड्री कंडीशन कह रहे हो कि यहाँ नोड तभी बनेगा जब फ्रीक्वेंसी की कुछ सेलेक्टेड वैल्यू, मतलब ड्राइवर को वेट करना पड़ेगा फॉर ए स्पेसिफिक टाइम जब तक कि पहली वाली पल्स यहाँ तक आ नहीं जाती, तभी वो दूसरी पल्स यहाँ से रिलीज करेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम सेकंड पल्स जब मन करेगा तब रिलीज कर दें, हमें इंतजार करना पड़ेगा पहली वाली पल्स आए, ठीक है, और जैसे ही वो आई सेकंड पल्स आपने रिलीज कर दी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो गया। तो क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करने के बाद आपने सेकंड पल्स को रिलीज किया है, मतलब कि टाइम पीरियड एक स्पेसिफिक वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी, और वो स्पेसिफिक वैल्यू फ्रीक्वेंसी की है v/2l, जिसको कि टेंशन के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 1/2l इंटू रूट ऑफ t/v, मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी पर नहीं चाहिए, इसीलिए इसको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एचसीवी का जो क्वेश्चन 15-16 है वो कुछ इसी आइडिया के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में लगभग कुछ उन्होंने यही ऐसा ही कुछ पूछा है, करना नहीं और पढ़ लो आप, लेकिन वो आपसे यही सब चेक करना चाह रहे हैं। अभी क्लियर हुआ ये बात? To have zero displacement at this point, we need two waves which are opposite to each other. समझ आएगा आपको? तभी यहाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और वो मेरी कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करा नहीं सकते, तो उसको अचीव करने के लिए फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या थी? ये तो अब देखो उसमें क्या होगा, अभी रुक जाएगा,
ये बताओ, सपोज दैट जो ड्राइवर है, ड्राइवर वो सेकंड पल्स रिलीज करेगा, सेकंड पल्स रिलीज आफ्टर सम टाइम, और वो टाइम की जो वैल्यू है सेकंड पल्स को रिलीज करने का जो टाइम है वो सिर्फ L/V है। L/V सेकंड पर उसने सेकंड पल्स रिलीज कर। सुन लो पहले जाकर, फर्स्ट पल्स क्रिएट करने के L/V सेकंड्स के बाद दूसरी पल्स यहां से स्टार्ट होगी। तो पहली वाली पल्स जो क्रिएट हुई थी वो इस समय कहां पे होगी? सेकंड पल्स क्रिएट कर दी हम लोगों ने, लेकिन पहली वाली पल्स कहां पे होगी? दूसरे एंड पे। और पहली वाली पल्स दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी, ठीक है। मतलब अब ये दोनों पल्सेस, ये पहली वाली पल्स जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो चुकी है, उसी टाइम यहाँ पर दूसरी पल्स ट्रांसमिट की जा रही है। अब ये दोनों पल्सेस कहां पर मिलेंगे जाकर? तो कहां पर जीरो डिस्प्लेसमेंट आएगा? यानी बीचों बीच जा करके ये दोनों पल्सेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी स्ट्रिंग के बिल्कुल बीच में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यानी एक नोड बनेगा बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। और दो नोड यहाँ तो थे ही, यहाँ पर दो नोड है आपके पास ऑलरेडी, दो नोड। तो हमने एक और नोड कहां पर क्रिएट कर दिया? सेंटर पे। कैसे? सेकंड पल्स को कितने टाइम बाद रिलीज करते हैं, यानी ये टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नाउ द फ्रीक्वेंसी इज V/L। तो क्या ये पहले वाले का डबल नहीं हो गया? वो हमारा फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक हो गया। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। हाँ, नहीं देखिए, अच्छा एक मिनट ऊपर चल जाते हैं, देखो क्या हो रहा है। पूरा डायग्राम का ये सब थोड़ा टाइम लेके चलना, ठीक है। कई सारे डायग्राम बनाएंगे। देखो हमने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, T0 when the first pulse created। मैं क्रिएटेड वर्ड नहीं लिखूंगा, फर्स्ट पल्स लिख देते हैं, क्रिएटेड टाइम जीरो पर। फिर हमने दूसरी पल्स क्रिएट करी, इसको नंबरिंग कर दो, पल्स नंबर पर। सेकंड पल्स हमने क्रिएट करी थी कितने टाइम बाद? L/V, मतलब T = L/V, जब हमने कहा कि यहाँ से दूसरी पल्स जनरेट कर। लेकिन तब तक जो पहले वाली पल्स थी वो दूसरे एंड से पलट रही है, तो सेकंड पल्स यहाँ पर और दूसरी वाली पल्स यहाँ से पलट चुकी होगी फर्स्ट। ये वापस इधर आ रही है, ये फॉरवर्ड जा रही है। चलिए ये बताइए कितने टाइम बाद ये मिलेगी? दोनों कहां पर मिलेगी? तो वहां पर ये हो रहा होगा, एक ही स्ट्रिंग में दो पल्सेस होंगी, सेम स्ट्रिंग में दो पल्सेस ट्रेवल कर रही होगी, इक्वल एंड अपोजिट। ये पल्स नंबर 2 है और ये 1 का रिफ्लेक्टेड, पल्स 1 रिफ्लेक्ट होने के बाद है, दोनों कैंसिल आउट कर गए, सेंटर पॉइंट पर क्या बन गया? 2। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझना, जब वेव सुपर इम्पोज होती है तो वो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को कैंसिल नहीं करती। आपका यही कहना है ना कि दोनों वेव जब खत्म हो जाएंगे तो बचेगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि जब दो पल्सेस एक जगह पर है तो जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे वहां पर तो रिजल्टेंट जो निकालोगे वो y1 + y2 से करोगे, बट ये वेव अभी भी ट्रेवल कर रही होगी और ये वेव अभी भी ट्रेवल कर रही होगी। सुपरपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि हमने वेव 2 और वेव 1 को डिस्ट्रॉय किया है, जहां पर वो ओवरलैप कर रहे हैं वहां पर इनका रिजल्टेंट लेकर के हम डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वेव आगे निकल गई, मतलब वेव 2 आगे चली गई और वेव 1 पीछे आ जाएगी। मतलब आपको ये जो लग रहा है ना कि यार वेव पल्स खत्म हो जाएगी, पल्स खत्म नहीं होती है सुपरपोजिशन में। जो पल्स जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो आगे जाएगी, सिर्फ उस समय के लिए जिस समय पर ये दोनों सेम प्लेस पर होंगे। जिस समय ये दोनों सेम प्लेस पर होंगे उस समय ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बट ये
फिर आगे ट्रेवल कर जाएगा और ये फिर पीछे की तरफ ट्रेवल कर जाएगी। ये है सुपरपोजिशन थ्योरी। मतलब ये फिर इधर चला गया और ये वाली वेव वापस बैक साइड चली गई। पल्स 1 कितने टाइम बाद यहाँ पर वापस आ जाएगी इस वाले एंड? टाइम कितना हो रहा होगा उस समय जब पल्स 1 यहाँ वापस आ रही है? 12/3। और अब हमने यहाँ पर तीसरी पल्स क्रिएट कर दी, तो इससे क्या हुआ, पल्स 1 जो वापस आई थी और जो हम तीसरी पल्स क्रिएट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो हमारी बाउंड्री कंडीशन फुलफिल है, यहाँ नोड बना। लेकिन इस केस में बीच में भी नोड बन रहा है, एंड पे तो नोड बन ही रहा है, सेंटर पर भी नोड बन रहा है और यहाँ पर भी नोड बन रहा है। यही केस लिया था। और सुपरपोजिशन में वेव एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। इसका मतलब क्या है देखते हो? हाँ वही मतलब है, क्योंकि वेव मतलब एनर्जी का एक फॉर्म है, राइट। दो एनर्जीज मिलेंगी तो नई एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, बट ये एक दूसरे को पास कर जाएंगे। सिर्फ मिलते वक्त इनका सुपरपोजिशन होगा, बट फिर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और जब क्रॉस कर गए फिर कोई सुपरपोजिशन नहीं है, फिर ये जैसा पहले थे वैसे ही हो जाएगा। नहीं होगा ना, 12/v पर हमारी पहली पल्स है, तो जो सेकंड नंबर की पल्स होगी वो L/v पर क्रिएट की थी, ये कहाँ पहुंच गई होगी, तो यहाँ सेकंड पल्स होगी और सेकंड पल्स पलट रही होगी यहाँ, ठीक है ना। आप तो ना पीरियोडिक फिनोमेना है, आप तो लगातार यहाँ से पल्सेस क्रिएट हो रही है, तो आप सेकंड वाली पल्स पलट के आ रही है। तो भैया आप हमारी, ये तो मैंने t=0 पर पहली पल्स क्रिएट की है, तो t0 से पहले भी तो पल्सेस गई होंगी कुछ, मतलब ये चीज पास्ट में तो हो क्या है, मतलब इसको हम ऐसे समझें, अब पल्स 2 पलट के आ रही है और पल्स नंबर 3 आगे बढ़ गई, क्या ये दोनों फिर सेंटर पे नहीं मिल जाएंगी क्या? तो हमेशा ही सेंटर पर नोड नहीं बना रहेगा, हमेशा ऐसा होगा कि सेंटर पे दो पल्सेस इक्वल अपोजिट मिलती रहेगी, और इसी वजह से सेंटर वाला पॉइंट कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जो नोड की डेफिनेशन है, इट कैन नेवर मूव, किसी भी टाइम पर नहीं चल सकता, क्योंकि हर एक टाइम पर यहाँ पर अपोजिट वेव है। लेकिन ये चीज कब हो रही है, हर एक टाइम पर अपोजिट वेव होगी, इसके लिए आप पल्सेस को एक डेफिनेट टाइम के बाद ही रिलीज कर रहे हैं, यानी कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पर ही वेव को ड्राइव कर रहे हैं, ये है कंसेप्ट। और ये भी जो हम कह रहे हैं ना, हमें ये मान के चलना है कि हमने बहुत सारी पल्सेस क्रिएट कर दी और उसके बाद स्टडी कर रहे हैं। हाँ t=0 बीच में दिया है, जब कई सारी पल्सेस इसमें चल रही होंगी, तो यहाँ पर भी नोड बन रहा होगा, यहाँ भी नोड बन रहा होगा और सेंटर पर भी नोड बन रहा होगा। नहीं ऐसे पूछिए, बताए। तो यहाँ के पॉइंट का ऑपोजिट इक्वल है, तो यहाँ ये पूरी लाइन होगी, यहाँ पे ना। हाँ तो बनेगा, क्या दिक्कत है, पूरी स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, उनका पूरा सेगमेंट। लेकिन ये पॉइंट्स हमेशा नोड नहीं रहेगा, यहाँ हमेशा नोड रहेगा, ये हमेशा नोड नहीं, ये एक मूवमेंट के लिए तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, जब ये थोड़ी वेव ओवरलैप करके आगे पीछे बढ़ जाएगी ना, ये थोड़ा सा इधर दिखाओ, ये हल्का सा आगे आगे डिस्प्लेस करके दिखाओ, तब थोड़ी यहाँ पर कैंसिल होंगे। इसको नीड नहीं है लिखने की, जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये समझना है कि बाउंड्री कंडीशन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि y cannot be drive the string at any random frequency। हमें सिर्फ कुछ सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे ही क्यों ड्राइव करना पड़ रहा है, बिकॉज हमारे को कंडीशन दी जा रही है लेफ्ट एंड और राइट एंड पर क्या रहना चाहिए, उसके लिए फ्रीक्वेंसी की कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज है, वो ये
एन को फिर से बोल रहे हैं, एन ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक है और ऑर्डर ऑफ ओवरटोन इसमें एक कम होता है, मतलब कि अगर nth हार्मोनिक है तो ये कहलाएगा आपका nth हार्मोनिक, लेकिन ओवरटोन के टाइम पर इसका जब नंबर पड़ेगा तो वो होगा n-1 है, तो ओवरटोन। और कितने लूप बन रहे हैं इसमें वो देखना आप पीछे के डेरिवेशन में। थर्ड हार्मोनिक में कितने लूप आए थे, सेकंड हार्मोनिक में, तो n को नंबर ऑफ लूप भी कह सकते हो, n इज द नंबर ऑफ लूप, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज देखो, थर्ड हार्मोनिक में टोटल कितने नोड बने, नोड टोटल, और एंटी नोड 3। सेकंड हार्मोनिक में काउंट करें तो n नंबर ऑफ एंटी नोड भी है, नंबर ऑफ एंटी नोड। ठीक है, इससे भी निकालिएगा, बताएं इससे भी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 के 34, हाँ देखो क्या है, नहीं तो 35 कर लीजिए। 34 से 34 से स्टार्ट, 34 में फटाफट करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। पहली चीज बोली गई है कि आपको स्पीड दिया गया उसमें, या देख लो, जरूरी नहीं करना है, आप समझो पहले होगा कि नहीं होगा। स्पीड गिवन है और क्या दिया हुआ है, एल, और क्या पूछा है, तो ये जो n/12 रूट t बाई म्यू है, इसको स्पीड के फॉर्म में n/12 इंटू v भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट हो गया ना क्वेश्चन को। स्पीड गिवन है, एल गिवन है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n इक्वल टू 1, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करवा के ये दिखा रहा हूँ कि सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन से आपके ये सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या है, एक मिनट, मतलब 35 में टेंशन गिवन है और फंडामेंटल ना, मतलब n इक्वल टू 1 निकालना क्या है, इससे हो जाएगा कुछ। F दिया है, L दिया है, N दिया है, T दिया है, मतलब इसलिए इसको टाइम खराब नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन न्यू गिवन है और टी पूछा क्या, फोर्थ हार्मोनिक, तो टी गिवन है, म्यू गिवन है, एल गिवन है, फोर्थ हार्मोनिक मतलब एन को 4 रख करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चलिए अगला देखिए 37 में, एक मिनट, मास और लेंथ का मतलब म्यू दिया है, मास और एल मतलब म्यू, और वो छोड़ दिए, वो म्यूजिक वालों के लिए फ्रीक्वेंसी दी है ना, वो म्यूजिकल टर्म है, सी नोट, डी नोट, पता नहीं कौन सा नाम है, वो गिटार वाले जो होंगे वो बता पाएंगे। मतलब अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी दी है, और क्या पूछा है कैसे, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी, मतलब n इक्वल टू 1, कुछ बचा अभी, हो गया नहीं 3 4। अगला कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा ये, हाँ ये बता रहे हैं आपको कौन सा 38 रुक जाओ, 39 देख लो,
39 जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। हाँ एक बार रीड कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा इसी को होना ही। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इनमें से किसी भी तरीके से पूछा है, नंबर ऑफ लूप दिए मतलब वो भी तो एल है, मतलब क्वेश्चन पूछने के तरीके ऐसे हो सकते हैं। कभी कभी वो हार्मोनिक बोलते हैं, कभी कहते हैं कि स्ट्रिंग इतने ओवरटोन में है, कभी कहते हैं कि इतने लूप है, और कभी कहते हैं इतने, मतलब कुल मिला घुमा फिरा के ये चारों लाइनें वैल्यू ऑफ एन बताने के लिए होती है। मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट क्वेश्चन में अगर लिखा है तो उसका पर्पस सिर्फ एन की वैल्यू बताना है। इसमें क्या बोला, कितने लूप है, 39। तो यार इन्होंने किस चीज की वैल्यू दी है, और आगे लेंथ गिवन म्यू निकल जाएगा या इनडायरेक्टली होगा? सर निकल जाएगा। और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, टेंशन गिवन है। अच्छा वो पुली से 2 मास लगते हैं। हाँ तो पुली से जो मासेस लगते हैं उनसे टेंशन आएगी, तो टेंशन मैकेनिक्स के थ्रू आ गई, और फ्रीक्वेंसी ये करें। और देखो ठीक है, वो तो नोड एंटी नोड की कंडीशन देते हैं आपको। उसके अगला 40th क्वेश्चन, ये सब वर्बल है यार, और इतनी स्पीड में इसलिए चल रहा है कि हमें स्पीड का भी ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। मतलब ये तुरंत आपका माइंड काम करना चाहिए कि क्या करेंगे इसमें। 40th हो जाएगा, देखो बाकी सभी लोग सब वही है, घुमा फिरा के वही यार, इसमें टाइम खराब होगा। 41 कहने को ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं। एक्चुअली ये जो फ्रीक्वेंसीज आप निकाल रहे हो ना, यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इन्हीं को जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हीं का दूसरा नाम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज मतलब ये पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, इन्हीं का नाम है और कुछ नहीं। एक बार बताओ, एक बार बताइए, गिटार के स्ट्रिंग रखे रखे क्या अपने आप वाइब्रेट हो रही होती है? गिटार की स्ट्रिंग आप रखो बैग के अंदर, अपने आप बजेगा? बजाना पड़ता है ना उसको। तो ये नेचुरल ऑसिलेशन है कि फोर्स ऑसिलेशन? फोर्स है, आप जबरदस्ती ऑसिलेट करवा रहे हो स्ट्रिंग को। आई बात समझ में? और अगर आपके हार्ट बीट्स की बात करें तो फोर्स है, अभी तो नेचुरल है। ये पहले भी समझा चुके हैं कि ये नेचुरल ऑसिलेशन फोर्स ऑसिलेशन में डिफरेंस होता है, लेकिन कभी कभी फोर्स और नेचुरल ऑसिलेशन मैच कर जाते हैं और वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब एक सिस्टम के नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए जब, तो हम बोलते हैं वो रेजोनेंस। तो उस पर अभी आप इतना डिटेल में न जाए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जहां जहां लिखा जा रहा है इसका मतलब यही फ्रीक्वेंसी है। इन्हीं फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम आप कह सकते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फोर्टी टू 42 में भी क्वेश्चन जो बोला गया है ना, देखो ऐसा कुछ है ना, सेपरेशन बिटवीन द टू नोड। तो दो नोड के बीच का सेपरेशन मतलब क्या है, वो कितना है? 2। और नेक्स्ट में तो लैम्डा बाई 2 का जनरलाइज फॉर्म क्या है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 यानी ये वैल्यू L बाई एन है, और ये नेक्स्ट वाली है। तो दो अननोन, दो इक्वेशन, L और N अननोन है, वो पूछा भी वही है। नेक्स्ट
n प्लस उस पर लिखा है नेक्स्ट है वो। तो हायर मतलब अगर एक फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू पर मिलेगी तो नेक्स्ट n प्लस वन ही रख मिलेगा ना, n तो इंटीजर ही है, ये बोल रहे हैं आपसे। अरे बहुत आसान है यार, ये सब बहुत आसान है, फिर टाइम खराब हो जाएगा और कुछ नहीं। आपको लगे आर डी शर्मा लगा रहे हो, ऐसा ही होता ना उसमें भी। तो 46 पे आइए, बाकी सब छोड़ देते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर 46 पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मत जाना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है इन्हीं का नाम है। तो 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोली उन्होंने, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी की एक सीरीज बनेगी पूरी, अल्टीमेटली एक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना। अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, n इक्वल टू 1 पर पहली फ्रीक्वेंसी आएगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 2 पर आएगी। और ये कौन सी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, मतलब सीरीज ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज या फिर सीरीज ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, इस तरीके से हमारी सीरीज चलती है। इस सीरीज में से 3 वैल्यूज आपको दी गई, देखो क्या आएगा जरा। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जो सीरीज ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है इसके 3 टर्म्स, एक 90 है शायद, एक 150 है और एक 210 है। Three resonant frequencies, that means in this series 3 terms are given as 90, 150 and 210। तो आप पता लगाओ ये कौन से टर्म होंगे। चलो इसको मैथ में देखो। अगर मैथ में ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द 3 terms are 90, 150 and 210, can you find the common difference of arithmetic progression? And the first term of arithmetic progression, मैथ पढ़ो ध्यान से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स 90, 150 और 210 है, तो उसका पहला टर्म क्या रहा होगा, कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा? आप ये कैसे कह रहे हो कि 90 पहला टर्म होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप पहले समझो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इसको बोलते हैं ना, 2, 5, 8, 11, 14, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने एक टर्म 8 ले लिया, एक 14 ले लिया, एक 20 ले लिया, तो ये कैसे कह सकते हो कि कॉमन डिफरेंस 6 आ जाएगा? वो कोई भी 3 टर्म हो सकते हैं। अब बताओ, इसी तरीके से ये भी चल रहा है, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें ये आपका पहला टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस भी यही है। और ऐसे प्रोग्रेशन सीरीज में आपको 3 टर्म्स दिए गए हैं, 90, 150 और 210। अब आप पता लगाओ सबसे पहला टर्म क्या हो सकता है। तो भाई ये तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी इसका 2 टाइम्स यहाँ पर है, इसका 3 टाइम्स यहाँ पर है। तो अगर हमारा एक टर्म 90 है, एक टर्म 150 है और एक टर्म आपका 210 है, तो ये सब पहले वाले टर्म का कोई ना कोई मल्टीपल्स होंगे। मैं मान लो ये वैल्यू 10 है, तो अगली 20 है, अगली 30 है, मतलब जितने भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपके फंडामेंटल के मल्टीपल्स होने चाहिए। क्लियर है? तो ये सब किसी न किसी नंबर के कॉमन मल्टीपल होने चाहिए। HCF निकाले, इसका क्या आएगा? वो फंडामेंटल होगा। 30 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बनेगा इसको। स्ट्रिंग की जितने भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं वो सब आपके मिनिमम फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स पे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 90 को हम लिख सकते हैं ना भाई कि ये 3 into 30 है, इसका मतलब ये कौन सा हार्मोनिक है? हार्मोनिक। इसको लिख सकते हैं 5 into 30, इसको 7 into 30। So 30 is the fundamental frequency।
और उसमें पूछा भी होगा टू विच हार्मोनिक, तो हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30। हाईएस्ट है, हाँ HCF बोला ना एक्चुअली, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 30 निकले, इससे ज्यादा तो नहीं निकलेगा कोई, मतलब कोई और नंबर तो नहीं होगा ना जिसके मल्टीपल्स ये आते हो, तो ये हाईएस्ट 30 होगा। मतलब ये तुमको ये कंसेप्ट दिखाना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एक पैटर्न पे है, सीरीज बन रहा है उसका। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वो है 49 जिसमें 2 स्ट्रिंग्स बनी है। फोर्टी नाइन इसमें 2 स्ट्रिंग्स है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडिंग वेव मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ वेवलेंथ एंड क्वांटाइजेशन ऑफ frequency, and the quantization are because of the conditions that position of nodes are specified in the problem। जैसे इसके अंदर भी एक कंडीशन दी जा रही है, इसके अंदर लिखा है ना कहीं पर, हाँ, तो ये जो कंडीशंस पुट करते हो ना कि यहाँ नोड होना चाहिए, यहाँ एंटी नोड होना चाहिए, इन कंडीशंस की वजह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्वांटाइज हो रही है। कुछ सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के ही आंसर आएंगे और वो सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का एक सीरीज बन जाएगा, और वो सीरीज फिलहाल जो बन रहा है वो एक मिनिमम वैल्यू के टेबल के फॉर्म में आ रहे हैं। मिनिमम वैल्यू, उसका सेकंड मल्टीपल, उसका थर्ड मल्टीपल, उसका फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल एंड सो ऑन। तो इसमें 2 स्ट्रिंग्स है मेरे ख्याल से, है ना, एक कॉपर एल्यूमिनियम टाइप की कुछ है या स्टील की, जो भी है। लेफ्ट साइड पर एक स्ट्रिंग है कॉपर वाली, स्टील वाली, कोई बात नहीं, और इधर तो ये 2 अलग अलग वायर हैं, बट कंडीशंस क्या क्या हैं, यहाँ पे नोड होना चाहिए, यहाँ पे नोड होना चाहिए, और ये प्रॉब्लम कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ भी नोड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस पॉइंट इज नोड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। तो अगर ये लेंथ L1 है मान लें, तो अगर किसी L1 लेंथ के दोनों तरफ नोड है तो यहाँ पर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हो आप, इस स्ट्रिंग की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, उसका ये आंसर है। अगर मुझे L1 डिस्टेंस पे 2 नोड चाहिए तो फिर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ये है, यानी यहाँ पर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे N1 डिवाइडेड बाय 2L1 रूट ऑफ टेंशन T डिवाइडेड बाय μ1। और ऐसे ही इस L2 लेंथ के दोनों तरफ नोड है, तो अगर L2 लेंथ के दोनों तरफ नोड है तो इस लेंथ में जो वाइब्रेशंस होंगी उनकी भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इसी फॉर्मूले से आनी चाहिए, यानी N2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स L2 इंटू रूट ऑफ T बाय μ2। और टेंशन फोर्स दोनों में कॉमन होगा, बिकॉज जब भी 2 स्ट्रिंग जुड़ती हैं सेम टेंशन में आती है। ठीक है सर। अब एक और चीज होगी, जो ड्राइवर होगा वो किसी एक ही एंड पे तो होगा ना, तो क्या यहाँ मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी बदलेगी? मीडियम डिफरेंट है बट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर और यहाँ पर सेम आएगी, मतलब ये दोनों टर्म्स इक्वल। आगे प्रोसीड कर लीजिए, क्या करना है। ये हिंट है, बाकी सॉल्व नहीं करेगी, बाकी आप देखना।
हटा दे इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एनर्जी ऑफ द वेव। देखिए एनर्जी ऑफ वेव दो होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वेव की, वो बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ पॉइंट्स। एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ वेव फॉर्म, दैट मीन ड्यू टू द शेप ऑफ द वेव, जो भी उसकी वेव फॉर्म होगी। और कल ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी वेव इक्वेशन होती है, किसी भी तरीके की वेव इक्वेशन, कोई भी वेव इक्वेशन, वो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल भी है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। वेव इक्वेशन का मतलब ये है पार्टिकल के मूव करने की इक्वेशन। तो सपोज किसी स्ट्रिंग में कोई वेव है ना, कोई भी एक वेव ट्रेवल कर रही है किसी स्प्रिंग के अंदर, और ये ट्रेवलिंग स्पीड इसकी v है, मान लीजिए वेव के ट्रेवल करने की स्पीड v, और वेव की अपनी कोई इक्वेशन होगी जो कि y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x माइनस vt इन जनरल, फंक्शन ऑफ x माइनस vt वेव की अपनी कोई इक्वेशन जो क्लास मतलब लेक्चर 1 में बताया है, जनरलाइज फंक्शन। राइट, तो जो भी ये फंक्शन दिया जाएगा, जैसा भी ये फंक्शन दिया जाएगा, ये फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा मुझे। इस फंक्शन का मतलब होता है, दैट मीन्स आपको एक पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन दी जा रही है। तो अगर ये एक पार्टिकल के मूव करने की इक्वेशन है, तो इससे हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर हम x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से आगे जाए, जहां पर की पोजीशन x है, तो वहां का पॉइंट कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, है ना, x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसकी क्या वेलोसिटी होगी, अगर ये निकालना हो, क्योंकि x डिस्टेंस का पॉइंट अपने मीन पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस कर रहा होगा। होगा ये? क्या वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे? पांडे जी पे पॉइंट छोड़ो भी, तो तुम ही पूछोगे आकर के कि हमें ये क्वेश्चन कैसे होगा। तुम लोग का ना दिमाग खराब उठते हैं सर। दोबारा आके किसी ने भी कहा अगर नहीं वेव दोबारा कराओ, या 12th में जाके कहा कि सर वेव के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मजाक बना के तुम लोगों ने इस चैप्टर को रखा हुआ है पिछले चैप्टर की तरह। बार बार कह रहा हूँ डिफिकल्ट चैप्टर है, उसके बावजूद भी लिखे जा रहे हो। सारी हीरोगिरी निकल जाएगी आपकी पर। इस फंक्शन का मतलब यही होता है कि जो x है ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, और उस पोजीशन पे मतलब किसी भी पोजीशन ऑफ पार्टिकल के करस्पॉन्डिंगली y उसका डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कर रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट एट सम टाइम t। मतलब कि अगर x पोजीशन पे कोई पार्टिकल होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा y के थ्रू, और वेलोसिटी उस पार्टिकल की दी जाएगी dy/dt के थ्रू। और अगर हम इस पार्टिकल की लेंथ को dx मान ले, कल हम लोगों ने क्लास में जब लाइव देखा था एक्सपेरिमेंट, तो वेव क्रिएट करने से पहले, याद करेंगे आप, तो वेव को क्रिएट करने से पहले स्प्रिंग हमारी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, जर्क देने से पहले स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल थी, जर्क देने के बाद उसके अंदर कोई साइन या कॉस की वेव बनेगी। तो हमने उस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में कोई एक लेंथ चूज की dx, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाकर के, और उसकी एक लेंथ चूज की है dx की। वेव क्रिएट होने के बाद ये वाला पॉइंट y डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और dy/dt इस पॉइंट की वेलोसिटी है। ऐसे में इसे dx लेंथ की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे,
ऑफ लेंथ dx, यानी कि डी के फाइंड करें अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द dx लेंथ, तो हाफ mass of dx part will be mu multiplied by dx, and the velocity which this particle is moving up and down, and this particle is moving up and down by the velocity of dy upon dt square. ये पहला रिजल्ट हुआ आपके काइनेटिक एनर्जी का, बिल्कुल फर्स्ट रिजल्ट। अभी इसको आगे बताएंगे। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेंथ dx, जनरलाइज फॉर्मूला हो गया ना पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए देखो फिर से एक बार, जो स्ट्रिंग थी हमारे पास, उसको जर्क देने से पहले, मतलब अगर हम बात करें, और यहाँ पर वो पर्सन है जो ड्राइवर का काम करेगा, जो कि इस पॉइंट को अप एंड डाउन मूव करेगा। तो जर्क देने से पहले स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, और इसी स्ट्रिंग में जब जर्क प्रोड्यूस करके एक वेव क्रिएट की गई थी कल, तो सेम स्ट्रिंग जो थी वो साइनोसॉइडल बन गई थी। जर्क देने के बाद ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे बन जाती है। मतलब स्ट्रिंग बिना वेव के एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में थी, और वेव के बाद वो एक साइन वेव या किसी भी वेव के फॉर्म में है। तो स्ट्रिंग हैज नाउ सम डिफरेंट फॉर्म, जो कि आप रिप्रेजेंट करते हो वेव की इक्वेशन से, उसी को वेव फॉर्म का नाम देते हो। जब स्ट्रिंग का दूसरा फॉर्म बन जाएगा, तो इसका कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट चूज करें जो dx लेंथ का था, और वो सेगमेंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दे। मतलब कि जो यहाँ पर पॉइंट था, वो वेव बनने के बाद y डिस्टेंस ऊपर चला गया, और जो dx डिस्टेंस आगे पॉइंट है, वो वेव बनने के बाद y प्लस dy डिस्टेंस आगे चला गया। मतलब जो सेगमेंट पहले dx लेंथ का स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में था, वही सेगमेंट अब किसी और लेंथ का कर्व के फॉर्म में आ गया। स्ट्रेट सेगमेंट कर्व टाइप बन गया, और इस कर्व की लेंथ को हम यहाँ पर dl पुट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी स्ट्रेट पोर्शन अगर हम कर्व में कन्वर्ट करेंगे बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स, है, बिकॉज हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव पढ़ी है इसमें। तो स्ट्रिंग का कोई भी पार्टिकल ना तो हॉरिजेंटली आगे जा रहा होगा, ना हॉरिजेंटली पीछे आ रहा होगा, ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में y ऊपर गया होगा। ये पॉइंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही y प्लस dy गया होगा। तो बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट अगर कोई स्ट्रिंग हॉरिजेंटल थी और उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वो कर्व हो गई, तो नेचुरल सी बात है कि इस सेगमेंट की लेंथ कुछ बढ़ी होगी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ होगा, स्ट्रिंग का ये सेगमेंट हल्का सा एलोंगेट किया होगा यहाँ पर, और स्ट्रेच होने की वजह से ही इसके अंदर हम डिफाइन करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ड्यू टू द स्ट्रेच ऑफ द वायर।
और स्ट्रेच ऑफ स्प्रिंग। कितना कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, मतलब ये पोर्शन कितना स्ट्रेच हुआ अगर ये फाइंड करना हो, बट डीएल कैसे निकालेंगे देखो। तो इसका थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू देख रहे हैं, इसका थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू अलग से दिखाएं। पहले हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट थी जिसकी लेंथ dx के बराबर, बाद में वही लेंथ हमारे पास एक कर्व के फॉर्म में आ गई जिसमें ये वाली हाइट y है और इधर वाली हाइट y प्लस dy है। इसका अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन dx होगी और ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे ये वर्टिकल लाइन ये dy होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन dx। अप्रोक्सीमेटली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो लेंथ बनेगी यहाँ पर जिसको dl से रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस dx है, वर्टिकल डिस्टेंस ये dy है, ये लेंथ कर्व है, बट क्योंकि ये स्मॉल कर्व है तो ऑलमोस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल मान करके dl की वैल्यू निकाल सकते हैं। और dl में से जब dx माइनस करेंगे तो स्ट्रेच की वैल्यू आएगी। So this stretch is equal to dl minus dx, और dl को पाइथागोरस थ्योरम के साथ में लिखेंगे तो रूट ऑफ dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस dx। और ये चीज फर्दर dx कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2 एंड माइनस 1। यहां लगाएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जिसमें 1 प्लस x टू द पावर n आफ्टर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई x लिख सकते हो। तो इसमें अगर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो ये जो पावर 1/2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ये पावर यहाँ पर आ जाएगी, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 1/2 टाइम्स dx मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dx का होल स्क्वायर। और जब ये चीज स्ट्रेच हो रही होगी, जिस टाइम पर ये चीज स्ट्रेच हो रही होगी, तो साइड में इन पर एडजॉइनिंग स्ट्रिंग्स, जो इसके बगल वाली स्ट्रिंग्स हैं, वो इसके ऊपर टेंशन फोर्सेस भी लगा रहे होंगे। तो स्ट्रेच करते वक्त जो ये साइड में टेंशन फोर्सेस लग रही थी, इनकी वजह से कुछ वर्क डन भी आएगा यहाँ पर। और अगर हम वो निकालें वर्क बाय द टेंशन फोर्सेस जो इसको स्ट्रेच कर रही होंगी, टेंशन फोर्सेस जो इस सेगमेंट को एलोंगेट कर रही होंगी, उनका वर्क निकालें अगर, तो दैट विल बी इक्वल टू टेंशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये अमाउंट ऑफ स्ट्रेच हाफ dx इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर। और ये जो वर्क बाय टेंशन फोर्स है इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेव। मतलब ये फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला हुआ, पोटेंशियल एनर्जी du इज हाफ t dy बाई dx होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई dx। ये सेकंड रिजल्ट हुआ। देखिए ये जब समझाया जा रहा है कि सीरियसली पढ़े तो नहीं समझ में आ रहा आप लोग को। तुम सबको ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा पढ़ने के कहीं पर, या क्या करना है, तो न्यूमेरिकल तो आते नहीं है हमारे एग्जाम में, ये सब तो आएगा नहीं, अपने हिसाब से सब सोच के बैठे रहते। हम लोगों ने जब वेव पढ़े थे तो हम लोगों ने कई बार ये अप्रोक्सीमेशन यूज किया था कि वेव की लो एम्पलीट्यूड दी गई है, एक और डेरिवेशन में इसको यूज किया था। तो ये स्ट्रिंग बहुत ज्यादा हाई तक नहीं जा सकती क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल होती है, यहाँ तो फिर भी आप एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ही मानो। तो जो रस्सी का लाइट है वो कितनी फैल जाएगी, अब बताओ जरा, किस चीज की थी वो, उसका मटेरियल क्या था। और अभी जो न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हो उसमें किस टाइप के वायर से, देखो जरा, स्टील का वायर, एल्यूमिनियम का वायर,
इनकी इलास्टिसिटी इतनी हाई होती है कि इनकी लेंथ जो चेंज होगी भी अगर ना, बहुत छोटे अमाउंट से चेंज होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रबर की तरह स्ट्रेच कर जाएगा। ये स्टील के वायर होंगे, एल्यूमिनियम की वायर होंगी, और ये माइक्रो लेवल पे तो इतने छोटे स्ट्रेच होंगे जो आपको दिखेंगे भी नहीं। मैं बार बार म्यूजिक का एग्जांपल दूंगा, गिटार के स्ट्रिंग, थ्योरी कह रही है कि वाइब्रेट करने पर वो स्ट्रेच होता है, बट हमें तो नहीं दिखता स्ट्रेच होता। हमें तो आज तक वो स्ट्रिंग स्ट्रेच करता हुआ नहीं दिखता। मतलब ये स्ट्रेच माइक्रो लेवल पर इतने छोटे स्ट्रेच है कि आप यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं आराम से। बट पॉइंट मेन ये है कि ये बात पहले समझ में आए, क्योंकि ये जब तक ये घुसेगा ही दिमाग में कि स्ट्रेच होगा, ये बात ही जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आगे की पूरी कहानी बेकार है। और इसीलिए स्टार्टिंग में लिख दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्ट्रिंग में जब वेव बनती है, वेव बनने से पहले स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो वेव बनने के बाद उसमें क्रस्ट एंड ट्रफ बन जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका डिफॉर्मेशन होगा ही, बिकॉज सेम लेंथ इज द स्ट्रेट फॉर्म एंड द सेम लेंथ कैन नॉट बी इन अ कर्व फॉर्म। तो वेव बनने पर स्ट्रिंग का हर एक सेगमेंट थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, और स्ट्रेच होता किसकी वजह से है वो, बिकॉज ऑफ टेंशन फोर्सेस। तो जिनकी वजह से वो स्ट्रेच हो रहा, वो कुछ वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, बट वो वर्क डिसिपेट नहीं हो रहा, वो इसके अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसका ये फॉर्मूला बनता है TU। काइनेटिक एनर्जी समझ में आई, क्योंकि वेव बनने का मतलब होता है कि ये सेगमेंट अब ऑसिलेशन में करेगा, तो अगर कोई भी सेगमेंट ऑसिलेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और ऑसिलेट करने के साथ साथ वो स्ट्रेच भी हो रहा है, तो स्ट्रेच की वजह से जो एनर्जी बनती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, ये हमेशा एज्यूम करेंगे बार बार, मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके भी आप टॉपिक खराब करोगे। आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हम क्लास 12 के लेवल पर है, हम नहीं कंसिडर कर सकते इन सब चीजों को। मतलब ये क्वेश्चन करते समय ये डाउट आना भी नहीं चाहिए कि डिसिपेशन हो जाएगा तो क्या होगा, अरे कभी नहीं होगा। समराइज करें फॉर डीएच लेंथ, और ये समराइजेशन आपके नोट्स में होना चाहिए, रिवीजन नोट्स में। फॉर द डीएच लेंथ ऑफ स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी जस्ट पहले निकाला गया था 1/2 u dx and dy by dt square, and for the dx length of the same string, potential energy is half t dx, and यहाँ पर dy upon dx का square। और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि क्या हमने वेव का कोई स्पेसिफिक फंक्शन दिखाया है? मतलब ये फॉर एनी वेव फंक्शन है, वेव की कैसी भी इक्वेशन करेगी फॉर्मूला ये लगेगा।
मतलब क्या हुआ, फॉर एनी वेव इक्वेशन का मतलब देखो कितने टाइप की वेव इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ ट्रैवलिंग वेव इन द स्ट्रीम। पहला एग्जांपल, अ ट्रैवलिंग वेव इन स्ट्रीम। दूसरा स्टैंडिंग वेव हो सकती है, ट्रैवलिंग वेव इन द स्ट्रीम, और उसकी इक्वेशंस कुछ भी हो सकती हैं। मैं जो इक्वेशन दे रहा हूँ वो ये वाली a इंटू साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी है। यहाँ पर कोई और इक्वेशन भी आ सकती है, क्योंकि जो मेन इक्वेशन थी उसमें यहाँ पर प्लस फाई नॉट भी था, तो फाई नॉट की अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से इक्वेशन बदल सकती है। मतलब ये रिजल्ट, इक्वेशन कोई भी रहेगी, ये रिजल्ट काम करेगी, बट इसके बाद का जो आंसर आएगा वो फाइनली डिपेंड करता है कि कौन सी इक्वेशन दी जाएगी। तो अगर मेरे को ये इक्वेशन दी जाती है और उसके बाद पूछा जाए कि बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना है, सपोज पूछा जाए कि हाउ मच विल बी द काइनेटिक एनर्जी फॉर वन वेवलेंथ, या फिर किसी और लेंथ के लिए भी निकाल सकते हैं, वन वेवलेंथ के अलावा किसी भी लेंथ के लिए, हाफ वेवलेंथ, क्वार्टर वेवलेंथ, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी एक वेवलेंथ के लिए। ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डीएक्स लेंथ के लिए है। तो अगर मुझे एक वेवलेंथ की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो नेचुरल सी बात है कि ये इंटीग्रेशन से आएगा, यानी इसमें इंटीग्रेट होगा हाफ म्यू डीएक्स। एक स्टेप वर्बली कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से बाहर क्या जाएगा वो, हाँ म्यू डी वाई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब डी वाई बाई डी टी और उसका स्क्वायर करेंगे, डी वाई बाई डी टी एंड उसका स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी में एक तो और उसका स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ कॉस का फंक्शन मिल जाएगा, यानी ये कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साथ में डीएक्स और है, और इस डीएक्स की जो लिमिट रखी जाएगी, अगर हमको एक वेवलेंथ चाहिए तो जीरो से लेकर के टिल लैम्डा, वन वेवलेंथ मतलब जीरो से लैम्डा की लेंथ। और ये पूरा टर्म जो इधर देख रहे हैं कंप्लीट टर्म, इसको अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे आप घर पे करिएगा। इसको cos स्क्वायर थीटा को करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसको cos और 2 थीटा वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा एंड देन इंटीग्रेट होगा। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता दूं, इसकी वैल्यू आती है लैम्डा बाई 2, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू लैम्डा बाई 2। एंड दैट मींस की काइनेटिक एनर्जी फॉर वन वेवलेंथ निकालनी है कितनी है, वो लैम्डा बाई 2 करके इसका आंसर आएगा। सिमिलरली अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन वेवलेंथ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन वेवलेंथ, तो इसके लिए लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसमें भी क्या क्या चीजें बाहर आएंगी इंटीग्रेशन से, वो देखिए हाफ बाहर हो गया टी, इसमें डिफरेंशिएशन स्मॉल एक्स के साथ है, मतलब ये वाला फैक्टर डिफरेंशिएट होगा, तो के बाहर आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, लेकिन डिफरेंशिएट होगा कि ये भी तो कॉस बन जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डी एक्स, और इसकी भी लिमिट जीरो से लैम्डा, जिसकी वैल्यू फिर लैम्डा बाई 2 है। इंटीग्रेशन छोड़ते जा रहे हैं, मतलब टाइम बचा रहे हैं, वो आप घर पे आराम से करिएगा। और एक और बात देखिए, वेव में जो वेव स्पीड v है वो ओमेगा अपॉन के होता है, वेव स्पीड इज ओमेगा बाई के, और इट इज आल्सो इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू। अगर स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, इससे ये भी लिखा जा सकता है कि म्यू मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर सेम एज के मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी।
हो जाएगा इसे। That means this mu multiplied by omega square and this t multiplied by k square, ठीक है। जिसका मतलब ये भी हुआ कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल फॉर अ ट्रैवलिंग वेव। और ये इतना बता ऑब्वियस स्टेटमेंट नहीं हुआ, दोनों एनर्जी बराबर है, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट गलत होता है। मतलब किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर वेव में जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों चीजें बराबर होंगी, राइट। इसका मतलब जब स्प्रिंग के पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होंगे, स्प्रिंग के पार्टिकल्स जिस टाइम पर अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होंगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब जीरो वेलोसिटी। तो व्हेन द स्प्रिंग विल बी एट द एक्सट्रीम पॉइंट, नो काइनेटिक एनर्जी, also no potential energy. When the string will be at the mean point, maximum kinetic energy as well as maximum potential, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मैक्सिमम होंगी और दोनों चीजें साइमल्टेनियसली जीरो होंगी। एक साथ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो जीरो हो जाएगी, और एक साथ अगर ये मैक्सिमम होगा तो उसी टाइम पर ये भी मैक्सिमम होगा। एक्सप्रेशंस दोनों के बराबर है। नहीं, हाँ ये बता रहा हूँ, ये खतरनाक स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको क्योंकि एसएसएम में उल्टा पड़ा गया। एसएसएम में एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और जीरो काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ ऐसा नहीं है। इसका मतलब ट्रैवलिंग वेव के अंदर क्या एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि जब काइनेटिक जीरो हुआ और पोटेंशियल भी जीरो हो गया तो टोटल एनर्जी जीरो हो गई, यानी एनर्जी कंजर्व नहीं है। फिलहाल उसके आगे बढ़ते, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद टोटल एनर्जी निकालेंगे, ट्रैवलिंग वेव की टोटल एनर्जी, कैपिटल ई, टोटल एनर्जी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। फॉर अ ट्रैवलिंग वेव द टोटल एनर्जी इज, जब दोनों ही बराबर है तो किसी एक का डबल कर देते, और यहाँ लैम्डा बाई 2 टर्म बनेगा, इस इंटीग्रेशन को हटा करके यहाँ लैम्डा बाई 2 और उसका डबल कर ले, यहाँ लैम्डा बाई 2 और फिर उसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू लैम्डा, एंड म्यू इनटू लैम्डा इज द लेंथ ऑफ वेव, wavelength मतलब length of the wavelength, lambda is the length and mu is mass per unit, यानी यहाँ पर mu into lambda को हटा करके लिख सकते हैं कुल मिलाकर के। दिस इज नाउ टोटल एनर्जी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, हाफ मास ए स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जो ऐसे चलता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डिफरेंस है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एसएम के सिमिलर जरूर है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस, एसएचएम में जब के मैक्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, और जब ये मैक्स होता है तो ये, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है, दोनों एक साथ जीरो, दोनों एक साथ मैक्सिमम। नाउ एनर्जी ऑफ, अब ये ट्रैवलिंग वेव हो गया ना, उसके बाद स्टैंडिंग वेव का। अगर स्टैंडिंग वेव है किसी स्प्रिंग में और उसमें एनर्जी निकालनी, सीधे बैठ गई है, आराम वाले दिन चले गए ना, बैठे बैठे कुछ जैसे मर्जी बैठे। इसका यूज करेंगे, देखो सपोज दैट y इज गिवन एज e नॉट sin of kx into cos omega t, ये ट्रैवलिंग, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। तो हम यहाँ पर एनर्जी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी। अगर ऐसी कोई वेव किसी स्प्रिंग के अंदर है तो उसमें कितनी
अगर ऐसी कोई वेव है तो कितनी एनर्जी होगी ये निकालना है। तो एक स्टैंडिंग वेव बेसिकली दो ट्रेवलिंग वेव के कंपोजिशन से आती है। मतलब जो आपकी स्टैंडिंग वेव है इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से इसको हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके और 2 डिवाइड कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए नॉट बाई 2 इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड प्लस ए नॉट बाई 2 साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री से ये चीज की जा सकती है, मतलब ये और ये सेम ही चीज है। सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेवलिंग वेव और ये हमारे लिए बन जाएगी सेकंड ट्रेवलिंग वेव, यानी कि स्टैंडिंग वेव बेसिकली दो ट्रेवलिंग वेव का सुपरपोजिशन है। और पहले से कहते हैं लगातार ये बात कही जा रही है कि जब दो आइडेंटिकल ट्रेवलिंग वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में चले उनको मिलाने से ही स्टैंडिंग वेव आती है। ऐसे में एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव will be the energy of first traveling wave plus the energy of second traveling wave, और दोनों ट्रेवलिंग वेव्स आइडेंटिकल। तो हाँ, इट इज 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ वन ट्रेवलिंग वेव, और एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव का ये फॉर्म है, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर। बट यहां ध्यान देना, अब जो ट्रेवलिंग वेव्स है उनके एम्पलीट्यूड्स ए नॉट बाई 2 है, तो जहां पर ए स्क्वायर लिखा है बिकॉज ये एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग वेव का है, और अब की बार जो ट्रेवलिंग वेव है उनके एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू ए नॉट बाई 2, तो ए स्क्वायर की जगह पर ए नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे और फाइनली ये आपका आंसर स्टैंडिंग वेव की ये एनर्जी थी। जो कि सिंप्लीफाई करके m ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4 है। इसमें ए नॉट किस चीज का एम्पलीट्यूड है, ट्रैवलिंग वेव का या फिर स्टैंडिंग वेव का? ए नॉट स्टैंडिंग वेव वाले का एम्पलीट्यूड है। थोड़ा खतरनाक है, ट्रैवलिंग वेव के फॉर्मूले में नीचे 2 है और स्टैंडिंग वेव के एनर्जी के फॉर्मूले में नीचे 4 है। ये छोटी सी एरर हो गई, पूरा आंसर नहीं मिलेगा। ये 2 और 4 अगर मिसप्लेस हुई और दूसरी बात एक और स्टैंडिंग वेव में एक बड़ी खतरनाक बात है, ये जो इक्वेशन है अगर आप देखो इसका अगर आप dy बाई dt निकालो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो cos ओमेगा टी डिफरेंशिएट होगा, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद जो यहाँ पे टर्म बचेगा वो क्या होगा अगर इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में dy बाई dt चाहिए, तो इस इक्वेशन का जब dy बाई dt करोगे तो यहाँ पर क्या टर्म बनेगा, मतलब ओमेगा टी के साथ कौन सा टर्म आएगा, कॉस का या साइन का? मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, बाकी क्या आएगा उसको छोड़ दीजिए, बट यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में dy बाई dx, तो जब dy बाई dx करेंगे तो ये टर्म डिफरेंशिएट होगा, ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो यहाँ पर cos स्क्वायर ओमेगा टी का टर्म है, मतलब एक में टर्म साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होगा और दूसरे में टर्म, तो जिस टाइम साइन ओमेगा टी 1 होगा उस टाइम cos 0 हो जाएगा, यानी जिस टाइम काइनेटिक मैक्सिमम होगी उस टाइम पोटेंशियल 0, और जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा यानी कि cos ओमेगा टी 1 होगा उस टाइम पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी, यानी कि काइनेटिक 0 होगा। यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ कंजर्व है, तो आपको पहले भी टेस्ट में स्टैंडिंग वेव इज कलेक्शन ऑफ एक्सिस,
स्टैंडिंग वेव में व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे थे, पोटेंशियल इज जीरो, एंड व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। दिस इज फॉर स्टैंडिंग वेव। ट्रेवलिंग में उल्टा था, दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ जीरो। और लगा लो, अगर ये लग रहा है आपको कितना ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि हम लॉजिक लगा के अपने आप समझ जाएंगे।